हेलो स्टूडेंट्स। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी मैग्नेटिक मटेरियल की, और उसके साथ साथ हम लोगों ने कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स पढ़े थे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए। जैसे एमएमएफ पढ़ा हमने, फ्लक्स डेंसिटी पढ़ा, फ्लक्स पढ़ा, रिलक्टेंस क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी थी। तो आज हम लोग फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के बड़े इम्पॉर्टेंट कर्व के बारे में थोड़ा बात करेंगे। ठीक है, BH कर्व जिसे हम लोग बोलते हैं। तो B के साथ H का वेरिएशन या H के साथ B का वेरिएशन कैसे हो रहा है, इन चीज़ों को हम लोग यहाँ पर एक मटेरियल में देखेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लेते हैं, और आपको मालूम है कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर डोमेन प्रॉपर्टी होती है। तो हमने यहाँ पर एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ले लिया। और ये सब इसके क्या है, डोमेन्स बना दिए हमने। और आपको पता है कि इन सब में, इस पर्टिकुलर इतने पोर्शन में हमारे पास कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट होगा। यहाँ पर कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट होगा, यहाँ कुछ होगा, यहाँ कुछ होगा। इस तरीके से हर एक छोटे से छोटे डोमेन में कुछ ना कुछ उस एटम का डाइपोल मोमेंट होगा। इतने छोटे से मटेरियल का डाइपोल मोमेंट मिलेगा। मान लो इतने छोटे से वॉल्यूम का डाइपोल मोमेंट इतने इस डोमेन में इधर है। हो सकता है इस वाले का डाइपोल मोमेंट ऐसा हो, इसका डाइपोल मोमेंट इधर है, इस वाले का ये है, इसका इधर है, इसका इधर, इस वाले का ऐसे ऐसे, इसका ऐसे। सबके अपने अपने डाइपोल मोमेंट हमने बना दिए। अब आप देखो कि लगभग हर एक डाइपोल मोमेंट दूसरे से कैंसिल हो रहा है, जिसके वजह से इस पूरे मटेरियल के अंदर नेट मैग्नेटिक फील्ड देखी जाए तो नेट मैग्नेटिक फील्ड इस पूरे मटेरियल का क्या है, 0 है। इसके अंदर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है। हाँ, इतने छोटे से वॉल्यूम में प्रेजेंट है, यहाँ पर प्रेजेंट है, यहाँ प्रेजेंट है, लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें तो सारे के सारे डाइपोल मोमेंट्स का जो वेक्टर सम है वो 0 है, और नेट मैग्नेटिक फील्ड इस मटेरियल के अंदर क्या है, 0 है। अब हम लोग इस पर करते क्या हैं, हम इसके ऊपर वाइंडिंग कर देते हैं। मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल अप्लाई करने के लिए हमने इसके ऊपर वाइंडिंग कर दी। और इसको हम सप्लाई दे देते हैं AC सप्लाई। भाई सप्लाई वोल्टेज आप यहाँ पर V दोगे तो जिसकी वजह से इसमें एक करंट फ्लो होगी I। अब ये करंट ऐसे जा रही है, तो देखो इन करंट की मैंने यहाँ पर क्या बना दी, डायरेक्शन बना दी सब। और इस करंट के वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो एक्सटर्नल क्योंकि करंट ऐसे जा रही है, अंदर से बाहर आ रही है, इसका मतलब जो एक्सटर्नल हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है वो इस डायरेक्शन में है। पॉजिटिव हाफ साइकिल की अगर हम केवल बात करें तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में वो इस डायरेक्शन में होगी, और इसे हम बोलते हैं H। और याद करो आपका H जो था वो MMF/L के बराबर था, और MMF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I के। तो इसका मतलब हमारा H अगर I आएगा तो H भी होगा। ठीक, अब जो आपके पास ये सप्लाई करंट है, इस सप्लाई करंट का हम एक ग्राफ ड्रा करते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए हम थोड़ा सा इस पर कुछ एनालिसिस करने के लिए इसका हम ग्राफ ड्रा करते हैं। ये पोजीशन आपका O बोल दे रहे हैं, इसे हम A बोल देते हैं, इस पॉइंट को B, इसे हम
अभी आगे इसका नाम रखेंगे, देखते हैं। ठीक, अब आप केवल पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करना। अभी पॉजिटिव हाफ साइकिल में करंट हमारी इस डायरेक्शन में चल रही है और नेगेटिव हाफ साइकिल में करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। जैसे करंट अगर इस तरीके से आ रही है, इसका मतलब जो H है इसकी डायरेक्शन इधर है। अब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जैसे ही फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पर लगाया जाता है तो इसके डाइपोल मोमेंट क्या होते हैं, अलाइंड होते हैं किस डायरेक्शन में, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अप्लाइड डायरेक्शन में। तो इसका मतलब डाइपोल मोमेंट अब इधर से क्या हो जाएगा, जैसे अभी यहाँ पर क्या है, करंट की वैल्यू 0, इसका मतलब हमने यहाँ पर कोई भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया है। लेकिन जैसे जैसे इस करंट की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो ये डाइपोल मोमेंट जो होंगे वो H की डायरेक्शन में अलाइंड होते जाएंगे, ये अपने पोजीशन से इधर शिफ्ट होते जाएंगे। देखो ये सारे के सारे डाइपोल मोमेंट अपने उस पोजीशन से शिफ्ट हो गए। इसको मैंने अलग कलर से दिखा दिया, ये चूंकि उसी डायरेक्शन में है तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ये सारे के सारे उस डायरेक्शन में अलाइन होने लगे। ये अब थोड़ा सा मुड़ेगा इधर, ये इसी डायरेक्शन में है, कोई बात नहीं है, ये इधर है, ये इधर, ये इस डायरेक्शन में जाएगा, ये इधर होगा, ये इसी डायरेक्शन में होगा, ये इधर, ये वाला इस डायरेक्शन में थोड़ा सा मुड़ेगा। अभी तक हमने क्या किया था कि सारे, जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया था तो उन सारे डाइपोल मोमेंट्स को हमने एक अलग कलर से रिप्रेजेंट किया था और इसका वेक्टर सम 0 था। लेकिन जैसे ही हमने यहां पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की, मतलब करंट हमने अप्लाई की, तो वो क्या बनाएगा, इसके अंदर एक फ्लक्स बनाएगा, फ्लक्स की डायरेक्शन इधर होगी, जिसकी वजह से सारे के सारे डाइपोल मोमेंट्स इस डायरेक्शन में टर्न होंगे। जैसे मान लो कि पेड़ पर पत्ते अगर लटके हुए हैं और हवा चलेगी तो पेड़ सारे के सारे पत्ते हवा की डायरेक्शन में ही थोड़ा बहुत टर्न होंगे। तो उस तरीके से ये सारे के सारे डाइपोल मोमेंट्स यहाँ पर लटके हुए हैं और जैसे इस डायरेक्शन में हवा फ्लो हुई, मतलब H हमारा इस डायरेक्शन में है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो सारे के सारे डाइपोल मोमेंट्स उस डायरेक्शन में अलाइन होंगे। और ये मैक्सिमम इस पॉइंट पर, देखो जब हमारी करंट मैक्सिमम ए पर पहुंचेगी इस पॉइंट पर, तो ये अपनी मैक्सिमम पोजीशन पे होंगे। जैसे जैसे आप करंट की वैल्यू को बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे इसका डाइपोल का अलाइनमेंट H की डायरेक्शन में बढ़ता जाएगा। इसके बाद फिर आप वापस आओगे बी पर, करंट की वैल्यू 0, जब आपने 0 कर दिया तो क्या ये सारे के सारे डाइपोल मोमेंट इस पीले वाले पोजीशन पर आ जाना चाहिए, मतलब ऑरेंज पोजीशन से क्या येलो पोजीशन पे आ जाने चाहिए, तो आने तो चाहिए। अगर ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल होता तो आ जाते, लेकिन ये मटेरियल है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल और ये अपने उस पोजीशन पर ना आके उससे थोड़ा सा पहले ही रुक जाते हैं। ये सारे के सारे अपने ओरिजिनल पोजीशन के थोड़ा सा पहले ही रुक जाते हैं। इसका मतलब यह है कि अब जैसे ही आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हटा दिया, इस पॉइंट पर O पॉइंट पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड 0 है और B पॉइंट पर भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी 0 है, लेकिन अब इस B पॉइंट पर अगर डाइपोल मोमेंट की पोजीशन को देखा जाए, देखो O पॉइंट पर डाइपोल मोमेंट की पोजीशन को मैं येलो कलर से, यहाँ पर O लिखा, O को हम येलो कलर से दिखा रहे हैं, इस तरीके की लाइन से दिखा रहे हैं, ऐसे एरो बना रहे हैं। अब हम A पॉइंट पर आते हैं, ए पॉइंट की पोजीशन को हम ये वाला एरो इस कलर से हम दिखा रहे हैं और जब हम वापस बी पॉइंट पर आ गए तो बी पॉइंट पर हम एरो को ब्लू कलर से हम दिखाते हैं। तो अब देखो सारे के सारे येलो कलर का एडिशन आपका 0 है, ऑरेंज कलर के वेक्टर्स का एडिशन 0 नहीं है, बहुत ही ज़्यादा इस डायरेक्शन में अलाइंड है। लेकिन जो सारे के सारे ब्लू कलर के जो वेक्टर्स हैं उनका एडिशन करोगे तो वो 0 के बराबर नहीं होंगे। इसका मतलब जब आपने एक्सटर्नल फील्ड पहली बार अप्लाई की तो उस केस में B की वैल्यू तो 0 थी, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड 0 था, लेकिन जैसे ही आपने इस पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी अप्लाई की, मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंचा और ये वापस B पर आया तो ये वापस अपनी पोजीशन पे नहीं आए। यही फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की खास बात होती है कि जब आप किसी भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में पहली बार उसे रखते हो तो वो
चार्ज होता है, मतलब उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आती है, और जब आप उसे मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकाल देते हो तब भी उसके पास कुछ ना कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बची रह जाती है। अगर ये फेरो होता तो जैसे अगर ये वेक्टर यहाँ पे थे, ये यहाँ से यहाँ मूव किए, वापस इधर आ जाते, लेकिन ये वापस यहाँ नहीं आया, ये अपने उससे थोड़े से पहले पोजीशन पे रुक गया। अब आप इन सारे वेक्टर्स को, ब्लू वाले वेक्टर्स को ऐड करोगे तो उसका एडिशन 0 नहीं होगा। इसका मतलब अब इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 नहीं है। इवन आपका करंट या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी 0 है, इसके बाद भी आपके इस पे मैग्नेटिक फील्ड 0 नहीं है। तो इसको हम लोग एक कर्व से ड्रॉ करते हैं, जिसको हमने नाम दिया है BH कर्व। तो आप यहां पर अप्लाई क्या कर रहे हो? H मतलब आप क्या अप्लाई कर रहे हो? I को अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, आप H अप्लाई कर रहे हो। और H के एप्लीकेशन से क्या इसके अंदर मिल रहा है? B, और B मिल रहा है, इसका मतलब इसमें क्या मिल रहा है? आपका फाई मिल रहा है, ठीक है, फ्लक्स, क्योंकि जब तक फ्लक्स नहीं आएगा तब तक B नहीं आएगा। ये पोजीशन हमारी O की पोजीशन है, जब यहाँ पर करंट 0 है या फिर H हमारा क्या है? 0 है, तो उस केस में B भी क्या है? 0 है। क्यों? क्योंकि सारे के सारे डाइपोल मोमेंट्स येलो कलर की पोजीशन पे थे। लेकिन जैसे जैसे आप अपने करंट की वैल्यू को क्या कर रहे हो? बढ़ा रहे हो, वैसे वैसे डाइपोल मोमेंट्स इस डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में अलाइंड होने लगे, मतलब H की डायरेक्शन में जाने लगे। तो ये डाइपोल मोमेंट्स आपके यहाँ से क्या होंगे? इस पोजीशन से आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर दोनों 0 हैं, और यहाँ से ये आगे बढ़ते हैं, और ये आगे बढ़ के ये मैक्सिमम पोजीशन A तक जाते हैं। A पर आपके पास देखो, A पर H की वैल्यू या I की वैल्यू मैक्सिमम है, तो उस केस में आपके पास B की वैल्यू भी जो कुछ आ रही है वो यहाँ पे मिल रही है। फिर आप A से कहाँ आते हो? B पे। A से B मतलब आप अपने करंट की वैल्यू को डिक्रीज कर रहे हो, तो इसके अंदर की मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगी। लेकिन जब आप B पर आ गए तो करंट की वैल्यू तो यहाँ पे क्या है? 0 है, लेकिन आपका B 0 नहीं हुआ। तो अगर बेटा ये यही वाला रास्ता ट्रैक करेगा तो इस स्पेस में फिर से अगर आपकी H की वैल्यू 0 होगी तो B की वैल्यू 0 हो जाएगी, लेकिन ऐसा होना नहीं है, B की वैल्यू 0 नहीं होनी है। इसका मतलब ये अब रास्ता ट्रैक नहीं करेगा, ये अपना दूसरा रास्ता पकड़ लेता है और वो यहाँ पर आ जाएगा, और इस पोजीशन पर हम बोलते हैं B। देखो इस पॉइंट पर y एक्सिस पर x की वैल्यू 0 होती है हमेशा। इसका मतलब ये पोजीशन जो मिला, इस पर h की वैल्यू कहीं पर भी आप देखोगे इस लाइन पर h की वैल्यू 0 है, मतलब हमारे पास i 0 है। h मतलब i, जब हम h बोले या i बोले तो आप एक ही मानो, अभी i से ही h बना हुआ है, तो अगर हमारे i 0 है इसका मतलब हमारा h 0 है। x एक्सिस पर हमने h या फिर i दिया है और y एक्सिस पर b या हमने फाई दिया है। तो i की वैल्यू अगर b पॉइंट पर 0 है, लेकिन इसके अंदर, इस मटेरियल के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 0 नहीं हुई, तो मैग्नेटिक फील्ड 0 नहीं हुई तो देखो ये y एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट किया, और यहां पर देखो इतनी मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर स्टोर हो गई। ठीक, अब जब आप इस पे निगेटिव जाते हो, कुछ दूर नीचे जाओगे और जब करंट को अपोजिट डायरेक्शन में लोगे, मतलब अभी करंट इधर जा रहा है और निगेटिव साइकिल के लिए, अभी ये साइकिल में करंट ऐसे जा रहा है तो इस वाले साइकिल में करंट ऐसे आएगा, मतलब अब करंट की डायरेक्शन ऐसे हो गई। जब करंट की डायरेक्शन ऐसे हो गई तो इस H की डायरेक्शन किधर हो जाएगी? अब इधर हो जाएगी, और जब इधर हो जाएगी तो अब ये ब्लू पोजीशन से कहाँ आएगा? ये ब्लू पोजीशन से कहाँ पे आएगा? अब ये देखो ब्लू पोजीशन, अब करंट डायरेक्शन इधर, इसका मतलब अब ये हवा इधर से चलने लगी तो सारे के सारे जो डाइपोल मोमेंट इधर आएंगे, मतलब ये इस पोजीशन से इधर कभी ना कभी आ सकता है। तो अब आप जैसे जैसे आप H को निगेटिव अप्लाई कर रहे हो, मतलब हमने जब निगेटिव डायरेक्शन में H निगेटिव अप्लाई करने पर एक कंडीशन ऐसी है, H की वो वैल्यू है जहां पर B की वैल्यू 0, क्योंकि X एक्सिस पर हम आ गए और X एक्सिस पर Y की वैल्यू क्या होती है? 0। तो हमारे पास यहां पर कोई कंडीशन, ये पॉइंट है, इसको हमने बोला C, मतलब थोड़ा सा हमें अपोजिट डायरेक्शन में निगेटिव करंट देने पर इसकी वैल्यू 0 हो गई, तो इस पॉइंट को हमने बोल दिया C। अब यहां से हम आएंगे अपने मैक्सिमम निगेटिव वैल्यू पर, तो ये वैल्यू और आपके पास बढ़ती जाएगी, ऐसे निगेटिव में आएगी यहाँ तक, और इसके बाद इसको हमने नाम दे दिया D। तो ये मान लो कि ये पॉइंट आपका हो गया D। यहाँ से हम फिर से आएंगे E पर, तो जब E पर क्या है? आपके I की वैल्यू 0 है, तो ये फिर से आपका ये कर्व यहाँ चला आएगा और इसे हम बोलेंगे E पॉइंट। इसका मतलब कर्व शुरुआत तो यहाँ से हुआ, लेकिन ये A तक आया, इसके बाद ये रास्ता ट्रैक करने लगा
और यहाँ पर आ गया। अब देखो एक साइकिल कंप्लीट हो गई, लेकिन हमारे पास ये अल्टरनेटिंग क्वांटिटी की एक साइकिल तो होती नहीं है, ऐसी लाखों साइकिल्स इसमें हैं। तो अब हम अगर अगले साइकिल की बात करें तो ये अगला साइकिल ऐसे चलना शुरू करेगा। इसका मतलब ये कि अब यही वाला टर्क इसी चीज़ को ये क्या करता रहेगा, बार बार रिपीट करता रहेगा। तो ये हमारा जो कर्व बना है इसे हम लोग बोलते हैं BH कर्व, ठीक। और ये हमें दिखा रहा है कि कैसे H के साथ B वेरी कर रहा है, ठीक। अब हम लोग क्या करते हैं, इस वोल्टेज की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं, जिसके वजह से हमारे करंट की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब करंट की वैल्यू इंक्रीज होगी तो हम उसको इंक्रीज करंट को थोड़ा सा और इस डायरेक्शन में दिखाते हैं। फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं करने जा रहे हैं, करंट की वैल्यू इंक्रीज की है। अब करंट की वैल्यू इंक्रीज करने से हमारे डाइपोल मोमेंट, अब हवा हमारे पास और तेज चलने लगी। जब हवा तेज चलने लगी तो सारे के सारे डाइपोल मोमेंट और दूर तक जाके अलाइंड होंगे, मतलब अब ये इधर तक जाएंगे और दूर तक। तो सारे के सारे डाइपोल मोमेंट, और इसका मतलब H की वैल्यू बढ़ाने पर I की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, मतलब H की वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो B की वैल्यू भी इसके अंदर क्या होने लग रही है, और ज़्यादा बढ़ गई। अब यहाँ पर हमारे पास और मैक्सिमम वैल्यू तक हमने करंट दिया। जब करंट मैक्सिमम और ज़्यादा वैल्यू अमाउंट का करंट दिया तो B की वैल्यू भी इसके अंदर जो इंड्यूस्ड होगी वो और ज़्यादा होगी। उसको हमने इस तरीके से, और यहाँ तक हमने इसको दिखा दिया। ये इसका कर्व एक बनेगा, ठीक है। ये भी ऐसे ही चलेगा। एक कंडीशन और आएगी कि हम चाहें तो मान लो कि इसमें करंट की वैल्यू को मैक्सिमम दे दें, इतना दे दें कि इसके बाद बी में इसका अलाइनमेंट अब हो ही ना सके, इसके बाद कोई और फर्दर अलाइनमेंट ना हो। मतलब सारे के सारे डाइपोल मोमेंट्स, सारे के सारे वेक्टर अब इस पोजीशन में चले आएं, सारे के सारे एकदम सीधे हो जाएं, सारे डाइपोल्स इस डायरेक्शन में आ जाएं। अब जितने भी मतलब इसे मान लो पत्ते लटके हुए हैं, ऐसे हवा चली और सारे के सारे पत्ते हवा की डायरेक्शन में सीधे हो गए। इसका मतलब अब आप इसमें करंट की वैल्यू चाहे जितनी बढ़ाते जाओ, चाहे जितनी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को आप इंक्रीज करते जाओ, इसके अंदर बी की वैल्यू में कोई अब इंक्रीज नहीं होने वाला है। और ऐसी कंडीशन में हम बोलते हैं इसको कि ये हमारा मैग्नेटिक मटेरियल सेचुरेट हो गया है। ये मैग्नेटिक मटेरियल क्या हो गया है, सेचुरेट हो गया है, ठीक है। तो इस कंडीशन को हम लोग यहाँ पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अगर सेचुरेशन की कंडीशन को देखें, बात करें तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हमारा कर्व जो बनेगा, सेचुरेशन का कर्व है। और देखो इसके बाद अगर आप देखोगे कि इस लाइन को हम थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं, देखो इस लाइन को हम आगे बढ़ा रहे हैं, तो देखना क्या हो रहा है। इस पॉइंट पर आप देखो कि H की वैल्यू में हम चेंज करते जा रहे हैं, तो इसके करस्पॉन्डिंग B की वैल्यू में चेंज ना के बराबर हो रहा है, कोई चेंज नहीं मिल पा रहा है। मतलब H की वैल्यू में चेंज हो रहा है लेकिन B में कोई चेंज नहीं। इसका मतलब हमारा ये मटेरियल सेचुरेट हो गया है। तो इस कंडीशन को, इसको हम लोग बोलते हैं सेचुरेशन कर्व। ये हमारा क्या है, सेचुरेशन कर्व। ठीक है। अब इसके बाद इससे बड़ा आपके पास कोई भी कर्व इस मटेरियल के लिए नहीं बन सकता, क्योंकि आप चाहे जितना H की वैल्यू बढ़ाते जाओ कोई फ़ायदा नहीं है। H की वैल्यू बढ़ने से इसके B में कोई चेंज नहीं आएगा और B की वैल्यू मैक्सिमम अपनी सेचुरेटेड कंडीशन पर चली आई। ठीक। अब एक प्रॉब्लम और आती है थोड़ी सी, जैसे मान लो कि आपको एक ट्रांसफार्मर डिजाइन करना है, उसके लिए आपको फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लेना है। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लेना है तो आपको उसके लिए क्या करना है भाई, मटेरियल का यही मेन कर्व यही होता है कि इस कर्व को आप देखोगे कि यहाँ पर कितने H पर कितने B की वैल्यू हमें मिल रही है, मतलब कितना हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी अप्लाई करेंगे तो हमें कितनी मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी। ये सारी चीज़ें इसी कर्व से हम लोगों को पढ़ी जाती हैं। तो ये कर्व आपको मान लो मिल जाएगा, तो किसी एक पर्टिकुलर कोई मान लो आपके पास करंट की वैल्यू ये है, इस H पर आप चाहते हो कि कितना B हमें मिलेगा, तो आप देखो ना एक H के लिए कितनी वैल्यू आपको मिल रही है, 2 वैल्यू मिल रही है।
तो अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई हमारे इस एक पर्टिकुलर H पर 2 B मिल रहा है, इसका मतलब उस केस में पता नहीं कब हम H अप्लाई करेंगे तो ये वाला B मिलेगा और कब H अप्लाई करेंगे तो हमें ये वाला B मिलेगा, तो कुछ कन्फ्यूजन होता है। तो इसलिए आप देखो कि इन दोनों के बीच में एक लाइन ऐसे बनी हुई है, ये वाली लाइन। इसी लाइन को आप आगे बढ़ा दो तो ये आपके पास ऐसे इस तरह चलती है और इसे हम बोलते हैं नॉर्मल सैचुरेशन कर्व। और देखो इस पर आपकी हर एक H के लिए एक ही B की वैल्यू है, हर एक H के लिए एक ही B की वैल्यू है, हर H के लिए एक ही B की वैल्यू है। यहाँ पर भी आप देखो और यहाँ देखो आप H के लिए जो B की वैल्यू है अब लगभग सेचुरेट हो गई है, चाहे H की वैल्यू कुछ भी बढ़ाते जाओ B में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। तो ये वाला जो कर्व ही एक्चुअल में जब कोई भी मैन्युफैक्चरर या कोई भी मटेरियल बनाने वाली फैक्ट्री है, कंपनी है, तो वो ये वाली लाइन का ही कर्व हमें देते हैं, इसी चीज़ को वो रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब जो ग्राफ हमें देंगे, जो डेटा देंगे, जो डेटा शीट देंगे, उस पर इसी का डेटा बना हुआ होगा, नॉर्मल सैचुरेशन कर्व का ही। ठीक है, तो ये दे देंगे तो हमको मालूम है कि हाँ इतना H अप्लाई करेंगे तो इसके अंदर यहाँ पर ये B इतनी बनेगा, इतना H अप्लाई करेंगे तो इतना B बनेगा, ये अप्लाई करेंगे तो ये B बनेगा। ठीक है, तो ये तो रहा आपका एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का BH कर्व। ठीक, अब क्या होता है, जैसे मान लो कि इसको जैसे ही हमने कोई भी एक आपका एक सैंपल एक मटेरियल है उसको हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसका मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ इस मटेरियल के मैग्नेटिक फील्ड का जो वेरिएशन है उसी को हम BH कर्व बोलते हैं। मतलब द वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड with respect to magnetic field intensity is known as the BH curve of a ferromagnetic material। इसमें 3-4 चीजें होती हैं जिनको समझना होता है। पहली चीज आपके पास होती है रेसिडुअल फ्लक्स डेंसिटी। ठीक है, रेसिडुअल फ्लक्स डेंसिटी क्या है? रेसिड्यू का मतलब होता है अवशेष, बचा हुआ। अब आप देखो अवशेष कैसे, इसको समझो। आपने जब यहाँ पर H की वैल्यू 0 थी तो B की वैल्यू 0 थी, जैसे ही आपने H की वैल्यू को बढ़ाया तो B की वैल्यू बढ़ने लगा, यहाँ पर आपका H मैक्सिमम हुआ तो B भी मैक्सिमम हुआ। वापस आप जब H को 0 किए तो B की वैल्यू 0 नहीं हुई, इतना पोर्शन इसमें बच गया, ये पोर्शन यहाँ पर इसके अंदर बच गया। तो OB पोर्शन जो होता है B एक्सिस पर जो OB पोर्शन है वही हमारी क्या बोला जाता है, रेसिडुअल फ्लक्स डेंसिटी। ये OB मतलब द रिमेनिंग फ्लक्स आफ्टर रिमूवल द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज नोन एज द रेसिडुअल फ्लक्स डेंसिटी। ठीक है, मतलब जब आप H को 0 कर दो उस केस में इसके पास कितना B बचा है, मतलब अगर आप यहां से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हटा दो तो इस मटेरियल के अंदर कितना मैग्नेटिक फील्ड बच गया है, उस मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू होती है उसी को हम बोलते हैं रेसिडुअल फ्लक्स डेंसिटी। और आपको मालूम है, कल ही हम लोगों ने बात की थी पिछले लेक्चर में कि फ्लक्स डेंसिटी जो है वो कुछ नहीं है, वो मैग्नेटिक फील्ड को ही हम लोग फ्लक्स डेंसिटी बोलते हैं। इसका मतलब कितना मैग्नेटिक फील्ड बचा हुआ है वो आपका रेसिडुअल फ्लक्स डेंसिटी बोला जाता है। तो एक टॉपिक इसमें ये देखते हैं रेसिडुअल फ्लक्स डेंसिटी। दूसरी चीज हम लोग यहां पर देखते हैं रिटेंटिविटी। तो अब देखो रिटेंटिविटी क्या है। जब आप सैचुरेशन का कर्व देखिए, ये वाला कर्व, ऑरेंज वाला कर्व सैचुरेशन का, तो इसमें मैक्सिमम कितनी वैल्यू है, ये आपके पास मान लो ABCD सब लिख ही दिया है, ये है G और इस पॉइंट को H बोल दो, F तक हम लोगों ने नाम शायद दिया है। ठीक है जी, तो आप देखो मैक्सिमम आपने कितना रेसिडुअल फ्लक्स इसके अंदर स्टोर कर पाओगे, यही अमाउंट तो है, इतना ही तो B आप इसके अंदर मैक्सिमम स्टोर कर पाओगे, क्योंकि इसके ऊपर तो कोई कर्व बनने वाला नहीं, क्योंकि आप चाहे जितना भी H अप्लाई कर दो इसमें B में कोई चेंज नहीं होने वाला है। तो अगर एक कर्व, हाईएस्ट कर्व आपका ये है, तो इस कर्व में रेसिडुअल फ्लक्स डेंसिटी कितनी होगी, OG। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, रिटेंटिविटी। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेसिडुअल फ्लक्स डेंसिटी इज नोन एज रिटेंटिविटी, या हम इसको बोल सकते हैं द वैल्यू ऑफ रेसिडुअल फ्लक्स डेंसिटी ऑफ एट सेचुरेशन कंडीशन इज नोन एज रिटेंटिविटी। मतलब सेचुरेशन की कंडीशन में जो रेसिडुअल फ्लक्स डेंसिटी होगी वही हमारी क्या होगी, रिटेंटिविटी। तीसरा हमारे पास
कोअर्सिव फोर्स, कोअर्सिव फोर्स क्या है? कोअर्सिव फोर्स वो फोर्स होता है, मतलब एक फोर्स, भले ही इसको नाम दिया गया है फोर्स, लेकिन ये H की वो वैल्यू है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की वो वैल्यू जो रेसिडुअल फ्लक्स डेंसिटी को रिमूव करने के काम में आती है। मतलब आप देखे होंगे कि जब हमने यहां पर था B पर, तो B पर आपकी H की वैल्यू 0 थी, लेकिन इसमें इसके मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 नहीं थी, हमको नीचे थोड़ा सा पीछे आना पड़ा। तो यहाँ पर हम जब C पॉइंट पे आए, इसका मतलब हमने थोड़ा सा निगेटिव में H को अप्लाई किया, तो उस केस में हमारे पास B की वैल्यू 0। देखो तो हम पीछे कितना बढ़े, H की वैल्यू निगेटिव में कितनी लेनी पड़ी हमें, जितना हमें H निगेटिव में जाके इसका मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को 0 करना पड़ा, वो निगेटिव वाली वैल्यू ही हमारी क्या बोली जाती है, कोअर्सिव फोर्स। तो ये किससे रिप्रेजेंट हो रहा है इस ग्राफ में, OC डिस्टेंस से ये रिप्रेजेंट हो रहा है। मतलब OC आपका क्या है, आप बताओ OC कौन सी ये लाइन है, H की लाइन है, तो OC किसकी वैल्यू होगी, H की, और ये कौन सी वैल्यू है, निगेटिव वाली वैल्यू है, इस ओरिजिन से पीछे आ रहे हैं, और ये यहाँ पर आए तो इस पॉइंट पर देखो, इस पॉइंट पर थे तो B की वैल्यू कुछ इतनी थी, और जब हम इस पॉइंट पे आए तो B की वैल्यू 0 हो गई। मतलब यहाँ पर जो रेसिड्यू बचा था वो यहाँ पर 0 हो गया। तो रेसिडुअल फ्लक्स डेंसिटी को रिमूव करने के लिए जो अप्लाइड H होता है उसी को हम बोलते हैं कोअर्सिव फोर्स। और चौथा होता है कोअर्सिविटी। तो सैचुरेशन के कंडीशन पर आपके पास जो कोअर्सिव फोर्स है उसी को हम क्या बोलेंगे, कोअर्सिविटी। मतलब ये OH आपका कोअर्सिविटी है। तो इस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कोअर्सिव फोर्स इज नोन एज कोअर्सिविटी ऑफ अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। अच्छा, जो ये लूप बना है आप देखो, ये लूप ABCDEFA, ये लूप हमारा क्या है, इस लूप को हम बोल सकते हैं ABCDEFA। इसको हम क्या बोलते हैं, इस लूप को हम एक नाम देते हैं हिस्टेरेसिस लूप। इसे हम नाम देते हैं हिस्टेरेसिस लूप, और ये हमारा एक तरीके से हिस्टेरेसिस कर्व भी बोला जाता है। और आपको एक चीज़ और बता दें कि इसका जब एरिया आप निकालो, इस लूप के अंदर का एरिया निकालो, तो ये एरिया हमें देता है एनर्जी डेंसिटी। मतलब अगर आप B और H को आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो आपको मिलेगा एनर्जी डेंसिटी। तो B और H आप इनको मल्टीप्लाई करो, इनकी यूनिट्स आपका काम है कि H की यूनिट सर्च करिए, B की यूनिट सर्च करिए, आपको सब पता है, बताया था पिछले लेक्चर में। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और ये आता है जूल अपॉन मीटर क्यूब। अब आप देखिए कि कैसे हम लोग H और B की वैल्यू को रखेंगे। आप प्रूविंग इसका करना, आपके पास एक टास्क भी दे दिया मैंने कि B और H, मतलब B की यूनिट और H की यूनिट जो है, यूनिट्स ऑफ B और H का मल्टीप्लिकेशन करके उसकी यूनिट देखो, और वो जूल पर मीटर क्यूब आता है। जूल पर मीटर क्यूब क्या है, ये जूल क्या है, एनर्जी, और ये मीटर क्यूब मतलब आपके पास एक स्पेसिफिक वॉल्यूम में कितनी एनर्जी है वो हमारे पास, इसको बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी। इसका मतलब इस पर्टिकुलर छोटे से एरिया में कुछ ना कुछ एनर्जी स्टोर हो गई। और बेटा ये बताओ कि ये एनर्जी जो स्टोर हुई वो एनर्जी कहाँ से आई थी, वो एनर्जी का सोर्स कौन था? उस एनर्जी का सोर्स हमारा ये वोल्टेज सोर्स ही था। ये वोल्टेज सोर्स ही हमारे इस एनर्जी का सोर्स है। मतलब यहाँ सप्लाई से हमको एनर्जी मिली और वो एनर्जी इस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ने कुछ स्टोर कर लिया अपने अंदर। तो जितना एनर्जी इसने हमारे सप्लाई के एनर्जी से स्टोर कर लिया उतना हमें क्या हो गया, लॉस हो गया। तो इस स्टोर्ड एनर्जी से जो लॉस होता है उसे हम नाम देते हैं हिस्टेरेसिस लॉस, और इस लॉस को हम नाम सिंबल देते हैं PH, हिस्टेरेसिस लॉस। ठीक है, और इसकी यूनिट किस में होती है, वाट में ही है। हम लोग एनर्जी पर मीटर क्यूब पर साइकिल अगर देख लें, चूंकि एक साइकिल की हम बात करते हैं तो ये एक साइकिल की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें हम पर साइकिल कर देंगे तो यहाँ पर हमारे पास ये वैल्यू वाट में आ जाती है। तो इसे बोलते हैं हिस्टेरेसिस लॉस। मतलब एक पर्टिकुलर साइकिल के अंदर जितनी एनर्जी इसमें स्टोर हो गई तो उसे हम लोग बोलेंगे हिस्टेरेसिस लॉस। मतलब उतनी एनर्जी हमारी क्या हो गई, लॉस हो गई। ठीक, एक इसमें दूसरा तरह का लॉस और होता है जिसे हम लोग बोलते हैं एडी करंट लॉस।
और एडी करंट लॉस जनरली इसका नाम जो है सिंबल है PE। अभी हम इसको समझाते हैं कि ये क्या है, ये भी वॉट में ही होता है, अभी हम इसको समझाते हैं कि ये क्या है। तो अब आप जैसे मान लो देखो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई कर रहे हैं इस मटेरियल के अंदर, वो मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, वेरिएबल है। तो मान लो आपके पास ये एक मटेरियल है और इस मटेरियल में अगर हम देखा जाए तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है जो अपने सेल में मूव कर रहा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है जो अपने सेल में मूव कर रहा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन अपने सेल में मूव कर रहा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन अपने सेल में ऐसे मूव कर रहे हैं। ठीक, अब आप यहाँ से एक वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे तो याद करो फैराडेज लॉ, ये एक क्वाइल ही तो है। अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे सर्कुलेटिंग क्वाइल बनाया हुआ है तो अब अगर इस क्वाइल के एरिया में फ्लक्स में चेंज करो, क्योंकि आप वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हो, इसका मतलब इसके फ्लक्स में आप चेंज कर रहे हो। जैसे ही आप इसके फ्लक्स में चेंज करोगे तो ये क्या करेगा, एक यहां पर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट करेगा। मतलब सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन हैं जो आउटर मोस्ट सेल में घूम रहे हैं वो सारे के सारे एक अलग से नया ईएमएफ क्रिएट करेंगे और उस ईएमएफ की वजह से इसमें कुछ करंट्स प्रोड्यूस होंगी और वो करंट ऐसी होगी जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का अपोज करे। मतलब उस करंट के वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो हमने वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया उसको अपोज करे। तो मान लो कि इस सब में करंट की डायरेक्शन ऐसे बन गई। तो क्या हम चाहते थे ऐसी कोई करंट बने? क्योंकि जब भी किसी भी कॉइल में, किसी भी सर्किट में, सिस्टम में करंट आएगी तो वहां पर क्या होगा, हीट लॉस होगा। क्योंकि अगर करंट कहीं पर फ्लो होती है तो वहां पर हीट जनरेट करती है, मतलब वहां पर पावर का लॉस होना है। तो ऐसी जब करंट आ गई तो वो करंट भी तो यहां पर अपने इस कोर के अंदर क्या करेगी, हीट प्रोड्यूस करेगी, जिसकी वजह से यहाँ पर कुछ ना कुछ मतलब हीट बाहर निकलेगी और वो भी हमारा लॉस ही होगा। क्यों लॉस होगा? क्योंकि वो एनर्जी कौन दे रहा है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। जो मैग्नेटिक फील्ड हमने बाहर से अप्लाई किया था उसी मैग्नेटिक फील्ड से ही तो इसने एनर्जी लिया और इस तरह के कॉइल्स, इस तरह की करंट्स को बनाया। तो एडी करंट आप लोगों ने इंटर में पढ़ा होगा, इसका नाम होता है हिंदी में भंवर धारा। आपने पढ़ा होगा भंवर धारा। तो जो सर्कुलेटिंग करंट्स होती है उसी को हम लोग बोलते हैं एडी करंट्स। तो यहाँ पर वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड, मतलब अगर हम किसी भी एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को या किसी भी मटेरियल को अगर हमने एक वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो उनके सरफेस पर या उनके अंदर एक सर्कुलेटिंग करंट्स इंड्यूस्ड हो जाती है अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, और वो इंड्यूस्ड करंट इसमें हीट प्रोड्यूस करती हैं। तो इस एडी करंट को रिड्यूस करने का उपाय क्या है? आप लोगों ने इंटरमीडिएट में इस बात को पढ़ा है। तो इसको हम कैसे करते हैं? अगर मान लो आपके पास ये पूरा का पूरा एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, इसको अगर हम पतले पतले स्ट्रिप्स में कट करें और फिर इसको एक इंसुलेशन लगा के आपस में ऐड कर दें, तो आप बताओ, देखो हमने पतले पतले स्ट्रिप्स में कट कर दिया, तो आप बताओ क्या हो रहा है। जो सर्कुलेटिंग करंट्स थे, जो सर्कुलेटिंग इलेक्ट्रॉन्स थे, उनका पाथ हमने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। मतलब ये करंट हम अब नहीं बनने देंगे। तो क्या सारे के सारे एडी करंट खत्म हो गए? नहीं। जो एडी करंट, जो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर अभी भी घूम सकता है तो वो तो एडी करंट बनाएगा, जो यहां घूम सकता है वो बनाएगा। लेकिन अब देखो बड़े बड़े जो ग्रेटर ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन्स थे उनके वजह से एडी करंट क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। और जिनका ऑर्बिट बड़ा है तो उनका एरिया भी बड़ा होगा, तो उनका डाइपोल मोमेंट भी क्या होगा, बड़ा होगा। क्योंकि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट म्यू इक्वल टू, हम लोगों ने बात किया था, I इंटू ए। क्योंकि जिनका ऑर्बिट बड़ा होगा तो उनका ए क्या होगा, बड़ा होगा, उनका ये म्यू भी क्या होगा, बड़ा होगा। तो जो हमने ज़्यादा मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट करने वाले इलेक्ट्रॉन्स थे उनको हमने काट दिया, और काट के वहाँ पर क्या हुआ कि इनके वजह से अब एडी करंट नहीं बनेगी। हाँ, इनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स पड़ जाएंगे उनके वजह से एडी करंट बनेगी। तो अब आप देखो, बेसिकली आपके पास ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, इसमें कितने तरह के लॉस हमने देखे। एक लॉस हमने देखा हिस्टेरेसिस लॉस और दूसरा हमने लॉस देखा एडी करंट लॉस। हिस्टेरेसिस लॉस क्यों हुआ? हिस्टेरेसिस लॉस, अब हम इसको समराइज कर रहे हैं। हिस्टेरेसिस लॉस, जब किसी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को हम अगर मैग्नेटिक फील्ड में, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो कुछ ना कुछ अपने अंदर एनर्जी को स्टोर कर लेता है। और वो एनर्जी कैसे पता चलती है? जब हम इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को हटा देते हैं तो भी इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बची रहती है। तो इसका मतलब जो एनर्जी या जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इसके अंदर बची है वो हमारा हिस्टेरेसिस लॉस का फॉर्म होती है।
अब एडी करंट लॉस क्या है? किसी भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल या जनरली किसी भी मटेरियल को आप अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और ध्यान रखना है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में भी ये कंडीशन होनी चाहिए वेरिएबल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर आपके पास कोई वेरिएबल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें जब आप किसी भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को रखते हो तो उसके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इसके वजह से वेरिएशन के फ्लक्स के वेरिएशन के वजह से वो क्या करते हैं, उनमें कुछ एडी करंट्स, सर्कुलेटिंग करंट्स प्रोड्यूस हो जाती हैं, और वो सर्कुलेटिंग करंट्स वहां पर हीट प्रोड्यूस करते हैं और वहां लॉस क्रिएट करते हैं। तो ये बेसिकली दो तरह के हमारे पास लॉस होते हैं। अच्छा, एक चीज और कि अगर आपके पास कोई भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल आइडियल है, आइडियल, तो उसमें क्या क्या चीजें होंगी? आइडियल अगर है तो जाहिर सी बात है कि कोई भी चीज अगर आइडियल है तो उसमें कोई लॉस नहीं होगा। तो अगर हम देखते हैं कि इसमें आइडियल है तो आइडियल फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में पीएच क्या होगा? 0 वाट होगा, और पीई क्या होगा? 0 वाट होगा। अच्छा, ये जो बीएच कर्व का एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ बीएच कर्व, बोलो भाई, ये एरिया ही तो बता रहा है कि इसके अंदर कितना एनर्जी डेंसिटी स्टोर्ड है। तो अगर इसका एरिया 0 कर दोगे तभी तो हमारे पास हिस्टेरेसिस लॉस 0 होगा। तो एरिया ऑफ बीएच कर्व क्या होगा? 0 होना चाहिए। ठीक, अब ये सारी चीजें तो हमको समझ में आ गई कि आइडियल अगर कोर है, आइडियल फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है या आइडियल कोर हम अगर उसको बोलते हैं, तो आइडियल कोर में या आइडियल फेरोमैग्नेटिक कोर हम लिख देते हैं, आइडियल कोर, इसको फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को हम कोर भी बोलते हैं। तो आइडियल कोर में आपके पास क्या चीज़ें होंगी? लॉसेज नहीं होने चाहिए। पीएच 0, हिस्टेरेसिस लॉस 0, एडी करंट लॉस 0, बीएच कर्व का एरिया क्या होना चाहिए? आपके पास 0 होना चाहिए। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें दिख रही है, उसको हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस करते हैं। इस O पॉइंट को ध्यान से देखिए। इस O पॉइंट पर H और B दोनों 0 हैं, और ये इस लाइन से O से कहाँ गए? A पर गए, और ये दोनों साथ साथ चले, H और B दोनों साथ साथ चले। जैसे हम ये H हैं और हमारे बगल में B है, दोनों साथ साथ चल रहे हैं, यहाँ तक साथ आए। लेकिन जब वापस जाना हुआ तो देखो H बी पॉइंट पर पहुंचा तो 0 हो गया, लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड था B, वो बी पॉइंट, इस बी पॉइंट पर आके 0 नहीं हुआ। इसका मतलब जब दोनों थे 0 से चलना शुरू किए, दोनों एक साथ मैक्सिमम तो पहुंचे, लेकिन वापस जब जाना हुआ तो ये B पिछड़ गया और H वापस पहले 0 पे चला गया। और देखो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये कुछ देर के बाद यहां पर आके 0 हो रहा है, जबकि H यहीं पर 0 हो जा रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास दोनों चले साथ में, लेकिन वापस आते वक्त एक लीड कर गया और एक लैग कर गया। तो कौन लीड कर रहा है? यहां पर आपको दिख रहा होगा कि ये H जो है लीड कर रहा है और जो B है आपका लैग कर रहा है। मतलब दोनों साथ चले तो साथ में, लेकिन वापस आते वक्त H आगे निकल गया और B पीछे रह गया। तो क्या इसे अगर हम फेजर डायग्राम के रूप में रिप्रेजेंट करना चाहें तो कर सकते हैं। मान लो आपको यहाँ पर हमने बना दिया है H, या आप इसकी करंट को भी दिखा सकते हो। इस करंट को हम नाम देते हैं मैग्नेटाइजिंग करंट। जो ये I हम यहाँ पे बोल रहे हैं, क्योंकि ये करंट ही तो इसको मैग्नेटाइज कर रही है, तो इसको हम बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग करंट। तो अब देखो यहाँ पर ये चीज़ है, तो इसके वजह से ये H अगर हमने इस प्लेस पर बनाया तो B हमें क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा नीचे बनाना पड़ेगा, लैग कराना पड़ेगा। और इनके बीच का जो एंगल है, इस एंगल को हम बोलते हैं हिस्टेरेटिक एंगल। हिस्टेरेटिक एंगल, ठीक है। अच्छा, ये तो हमारे पास रहा प्रैक्टिकल, मतलब जिसमें लॉस होता है, क्योंकि अगर गामा एंगल 0 अगर हो जाएगा तो B और H साथ साथ रहेंगे हमेशा और कोई लॉस नहीं होगा। तो अब अगर हम बात करें आइडियल फेरोमैग्नेटिक मटेरियल या आइडियल कोर की, तो वहाँ पर क्या होना चाहिए? आइडियल कोर में एक कंडीशन और भी होनी चाहिए, हम इसको समराइज कर देते हैं। आइडियल
कोर में क्या होना चाहिए? पहली चीज़ pH 0 होना चाहिए, PE क्या होना चाहिए? 0, BH कर्व एरिया 0 होना चाहिए, और गामा क्या होना चाहिए? जो हिस्टेरेटिक एंगल है B और H के बीच का, या फिर I और फाई। ये बार बार मैं बात कह रहा हूँ कि आप I और फाई को ध्यान रखना, क्योंकि अभी इसके बाद अगले लेक्चर में जब हम ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे तो I और फाई के बीच में ही फेज डिफरेंस आएगा। तो B और H तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, लेकिन I और फाई, क्योंकि H को बनाने वाला I है और B को बनाने वाला फाई है, तो फाई और I के बीच का जो एंगल है वो भी हमारा हिस्टेरेटिक एंगल है, और ये एंगल 0 होगा। और जब 0 होगा तो आप बताओ, अगर B आपका इसी H अगर यहीं पर है या I आपका यहीं है, तो इसी लाइन पर आपका क्या बनेगा? सेम इसी लाइन पर B या फाई भी होंगे। तो H और B के बीच का एंगल 0 होगा या I और फाई के बीच का एंगल 0 होगा। तो अब हमारे पास याद करो, ट्रांसफार्मर जो है, ट्रांसफार्मर में दो चीज़ें, एक कोर होता है और एक वाइंडिंग होता है। तो कोर अगर आइडियल है तो उनकी ये कंडीशंस है, और अगर वाइंडिंग आइडियल होगा तो उसका रेजिस्टेंस 0 होगा, और हम लोग उसकी बात करेंगे। तो अभी थोड़ी देर, ठीक है, तो ये हम लोग देखते हैं आइडियल, कोर, और उसके बाद फिर हम बात करेंगे ट्रांसफार्मर आइडियल, और फिर हम प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर पर आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखते हैं ट्रांसफार्मर का। BH कर्व के बाद अब हम लोग बात करेंगे ट्रांसफार्मर। तो ये अभी आपका इंट्रोडक्शन है, और अगले लेक्चर में हम लोग ट्रांसफार्मर, आइडियल, प्रैक्टिकल, ये सारे ट्रांसफार्मर देखते हैं। तो ट्रांसफार्मर है क्या? तो आप बताओ कि ट्रांसफार्मर में आप देखते होगे कि प्राइमरी साइड पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हो, फिर सेकेंडरी साइड से इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेते हो। तो प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राइमरी पर इलेक्ट्रिकल देना, सेकेंडरी से इलेक्ट्रिकल लेना, लेकिन प्राइमरी का सेकेंडरी से कोई इंटरलिंक नहीं होता है। तो प्राइमरी का सेकेंडरी तक इंफॉर्मेशन जाती कैसे है? तो वो इंफॉर्मेशन जाती है आपकी मैग्नेटिक एनर्जी के माध्यम से। तो ट्रांसफार्मर क्या है? इट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी कन्वर्जन स्टैटिक डिवाइस। ये एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मैग्नेटिक एनर्जी में, और फिर मैग्नेटिक एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन करने वाला ये एक स्टैटिक डिवाइस है। ऐसा नहीं कि ट्रांसफार्मर जब ऑपरेट होता है तो मूव करता है, वो एक जगह स्टेशनरी रहता है। तो ये एक स्टैटिक डिवाइस है। ठीक, ये किस पर वर्क करता है? इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। तो सबसे पहले किसी भी डिवाइस के बारे में हम बात करेंगे तो वो पहले ही पता करेंगे कि वो है क्या। इसके बाद हम बात करते हैं कि वो किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है। तो ये हमारा वर्क करता है म्यूचुअल इंडक्शन पर। अब इसके बाद ये करता क्या है? तो ये करता है स्टेप अप मतलब बढ़ाना, या फिर स्टेप डाउन मतलब घटाना। किसको? द वोल्टेज ऑब्लिक करंट लेवल एट कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी। मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी साइड की फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होता है। ये देखो, स्टेप अप ऑब्लिक स्टेप डाउन, बढ़ाता है या फिर घटाता है। द वोल्टेज ऑब्लिक करंट, वोल्टेज को या फिर करंट को। तो आप इसको ऐसे भी लिंक कर सकते हो कि अगर किसी भी साइड पर वोल्टेज को बढ़ा रहा है तो वो उस साइड की करंट को क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पर स्टेप अप अगर वोल्टेज का हो रहा है तो स्टेप डाउन किसका होगा? करंट का होगा एट अ कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं होता है। अब इट्स पावर रेटिंग्स आर वोल्ट एम्पियर, ये एपरेंट पावर की रेटिंग है, किलो वोल्ट एम्पियर या फिर मेगा वोल्ट एम्पियर। अब बात आती है कि ये पावर रेटिंग इसकी वोल्ट एम्पियर, किलो वोल्ट एम्पियर या मेगा वोल्ट एम्पियर में क्यों है, इसकी पावर रेटिंग वाट में क्यों नहीं है? तो भाई ये बताओ ना कि ये कोई लोड थोड़ा ही है, ये कोई एनर्जी थोड़ा ही ले रहा है। ये एक जगह से एनर्जी को दूसरी जगह पे एनर्जी को क्या करता है? ट्रांसफर कर रहा है। मतलब प्राइमरी साइड से एनर्जी को सेकेंडरी साइड में ट्रांसफर कर रहा है। तो यहां पर जो एनर्जी आती है वो इसकी एपरेंट पावर ही है, और यहां एपरेंट पावर ही निकल जाती है। जब कभी लोड लगा होगा तब तो वहां पर एक्टिव और रिएक्टिव पावर की बात होगी। तो एपरेंट पावर लेता है और एपरेंट पावर को ट्रांसफर कर देता है। हाँ, कुछ जो लॉसेज होते हैं इसके अंदर वो आपका एक्टिव पावर ही होगा। ठीक है, तो इसकी पावर रेटिंग जो होती है वोल्ट एम्पियर, किलो वोल्ट एम्पियर, मेगा वोल्ट एम्पियर। अब आप देखो, हम अभी आपको एग्जांपल भी दे रहे हैं। जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक्स में कोई ट्रांसफार्मर आप यूज करते हो तो उस केस में छोटे वाले जो ट्रांसफार्मर होते हैं वो वोल्ट एम्पियर में उसकी रेटिंग होती है। आप अपने घर के अगल बगल जो पावर प्लांट लगे हैं, कोई वो है पावर स्टेशंस है, तो वहाँ जाके देखो, वहाँ लिखा होगा 5 kVA 33/11
सब स्टेशन, तो वहाँ पर किलो वोल्ट एम्पियर में होता है। अगर आप चले जाओ पावर प्लांट पर तो वहाँ पर जनरेटिंग ट्रांसफार्मर होते हैं जो डायरेक्ट जनरेटर के बाद लगे होते हैं, वो मेगा वोल्ट एम्पियर की रेटिंग के होते हैं। तो हमारे अगल बगल ये इलेक्ट्रॉनिक्स में वोल्ट एम्पियर का मिल जाता है, हमारे घरों पे अगल बगल जो ट्रांसफार्मर लगे होते हैं मोहल्लों में वो वोल्ट एम्पियर किलो वोल्ट एम्पियर में होते हैं, और पावर प्लांट्स पर जो ट्रांसफार्मर लगे हैं वो मेगा वोल्ट एम्पियर में होते हैं। ठीक, अब बात आती है टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर के। तो टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर को समझने के लिए हमें दो व्यू पॉइंट देखने होंगे। एक है हमारा कंस्ट्रक्शनल व्यू पॉइंट। कंस्ट्रक्शन मतलब कि बनावट के आधार पर हमारे ट्रांसफार्मर कितने टाइप के हैं। तो बनावट के आधार पर हमारा पहला ट्रांसफार्मर है सेल टाइप का, और ये जो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स में अक्सर जो ट्रांसफार्मर आपने देखा होगा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में यूज करते होगे, तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि फ्रेम बाहर से ऐसे दिखता है और इसकी वाइंडिंग बीच में उभरी हुई होती है। तो यहाँ पर वाइंडिंग होती है, बीच में वाइंडिंग होती है। तो ऐसा ट्रांसफार्मर आपका सेल टाइप का होता है। इस तरह के ट्रांसफार्मर को बनाने से हमारे पास एक लॉस और होता है जिसको हम बोलते हैं लीकेज फ्लक्स लॉस। तो वो लीकेज फ्लक्स लॉस बच जाता है, क्योंकि हमारा ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स में जनरली वोल्टेज और करंट की रेटिंग बहुत ही कम होती है, और वहाँ पर अगर लॉस ज़्यादा हो जाएगा तो वहाँ के सिस्टम में डिस्टर्बेंस ज़्यादा आएगी, क्योंकि वहाँ की रेटिंग कम है। तो हम लोग यहाँ पर लॉसेज न के बराबर करना चाहते हैं, तो सेल टाइप का ट्रांसफार्मर ये है। और चूंकि वोल्टेज रेटिंग और करंट रेटिंग इतनी कम है कि एक वाइंडिंग के ऊपर दूसरी वाइंडिंग को रख देने से इंसुलेशन ब्रेक होने का भी बहुत ज़्यादा खतरा नहीं होता है, इसलिए हम लोग सेल टाइप का ट्रांसफार्मर इस तरह का, मतलब ये फ्रेम बना होता है और फ्रेम एक वाइंडिंग के ऊपर दूसरी वाइंडिंग इंसुलेशन लगा के कर देते हैं ये। ठीक, लेकिन ये स्मॉल रेंज या स्मॉल स्केल पर ही यूज किया जाता है, मतलब छोटे सर्किट्स के लिए हम यूज करेंगे। कोर टाइप का ट्रांसफार्मर ऐसे फ्रेम बना होता है, यहाँ प्राइमरी यहाँ सेकेंडरी। तो जो हमारे बड़े लेवल वाले ट्रांसफार्मर होते हैं वो हमेशा कोर टाइप के होते हैं, मतलब ये जो ट्रांसफार्मर किलो वोल्ट एम्पियर या मेगा वोल्ट एम्पियर वाले हैं ये सब के सब कोर टाइप के ट्रांसफार्मर हैं। तो ये हमारे कंस्ट्रक्शन के व्यू पॉइंट के अकॉर्डिंग। अब ऑपरेशनल व्यू पॉइंट मतलब काम क्रिया विधि कैसी है उसके अकॉर्डिंग, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा ट्रांसफार्मर होता है स्टेप अप और दूसरा होता है स्टेप डाउन। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में देखो प्राइमरी साइड पर आपके पास ये हमारा प्राइमरी साइड PS और ये हमारा सेकेंडरी साइड, ये भी हमारा प्राइमरी साइड और ये हमारा सेकेंडरी साइड। तो प्राइमरी साइड पर देखो आपके नंबर ऑफ टर्न्स कम है, सेकेंडरी साइड पे नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा है। तो अगर सेकेंडरी साइड पे नंबर ऑफ जहां लोड लगा है उसको सेकेंडरी साइड बोलते हैं, अगर इस साइड पर नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा है तो उस केस में हम इस ट्रांसफार्मर को बोलेंगे स्टेप अप, क्योंकि प्राइमरी के वोल्टेज जो भी मिलेगा सेकेंडरी का उससे ज़्यादा मिलने वाला है। स्टेप डाउन ऐसा ट्रांसफार्मर देखो प्राइमरी पर नंबर ऑफ टर्न्स बहुत ज़्यादा है और सेकेंडरी पर नंबर ऑफ टर्न्स कम है। तो जब प्राइमरी से सेकेंडरी की तरफ हम जा रहे हैं तो वोल्टेज कम हो गया, तो इस ट्रांसफार्मर को हम बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो आज हम लोगों ने बेसिकली दो तीन चीज़ें देखी। एक तो हमने BH कर्व देखा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का, उसके बाद फिर हम लोगों ने आइडियल कोर को डिफाइन किया कि आइडियल कोर की कंडीशंस क्या हैं, वहाँ पर कौन कौन से लॉसेज जीरो होंगे, BH कर्व कैसा बनेगा और उसका हिस्टेरेटिक एंगल क्या होगा। प्लस हमने आज इंट्रोडक्शन दिया ट्रांसफार्मर का कि ट्रांसफार्मर है क्या, किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, ये करता क्या है और इसकी रेटिंग्स क्या है, प्लस इनके टाइप्स बताए कंस्ट्रक्शनल और ऑपरेशनल व्यू पॉइंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अब अगली क्लास में हम लोग ट्रांसफार्मर शुरू करेंगे और डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। और सबसे पहली चीज़ हम बात करेंगे आइडियल ट्रांसफार्मर की, इसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर की। पहले हम ट्रांसफार्मर को लोड नहीं लगाएंगे तब देखेंगे, फिर ट्रांसफार्मर पर लोड लगा देंगे तब हम उसकी एनालिसिस करेंगे, फिर ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम, एफिशिएंसी और ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट क्लासेज में करते चलेंगे। थैंक यू।